सभी को नमस्कार। 71वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर पीटी 365 का पॉलिटी खंड हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि 68 और 69 के पैटर्न पे करंट अफेयर्स को हम लोग मजबूत कर सकें। तो देखते हैं जल्द में। यूपीएससी की तरह इसे डीपली नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि ऊपरी तौर पे हम एक झांक सकते हैं कि अगर 68 और 69 के पैटर्न पर जो बीपीएससी सवाल पूछती है तो हम उसे बनाने में कठिनाई नहीं बल्कि सहज महसूस कर सकें। पिछले एक साल में एक साथ चुनाव यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन विषय बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो सरकार ने इसके लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 पेश किया और इस विधेयक की समीक्षा अब एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। तो इस संशोधन विधेयक के मुख्य प्रावधान पर नज़र डालें तो क्या है। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो अधिनियम बन जाएगा। तो इसके तहत एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा। 82A के तहत ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ आम चुनाव कराएगा। साथ में एक साथ चुनाव तभी हो पाएगा जब विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल सेम किया जाएगा। और सेम करने के लिए क्या करना होगा कि राज्य विधानसभाओं के जितने भी कार्यकाल होंगे, अगर किसी का 2 साल है, किसी का 3 साल या किसी का 5 साल पूरा हो रहा है, तो उसी के साथ उसे समाप्त करके एक साथ उसे समान कर दिया जाएगा। फिर अनुच्छेद 83 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, 83 में अनएक्सपायर्ड पीरियड, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। फिर अनुच्छेद 172 में संशोधन और 327 में संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 172 यह कहता है कि राज्य विधानसभाओं के लिए असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल को यह परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति से संबंधित है। यानी कि अगर पूछ दे कि विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो अनुच्छेद 327 के तहत किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। तो विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में शक्ति किसे है, संसद को। अब इसका एक साथ चुनाव का अर्थ ये है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायत के चुनावों को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पे क्या होगा कि विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, यानी कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जो वोटिंग करने जाएंगे, तो एक ही दिन में वह संसद, विधायक और पंचायत के प्रतिनिधियों का चुनाव के लिए वोटिंग कर सकते हैं। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन, यानी कि देश में एक ही दिन में चुनाव नहीं होगा, चरण वाइज चुनाव होगा, लेकिन जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होगा उस दिन एक ही दिन में हम संसद, विधायक और अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। यह पहली बार व्यवस्था नहीं है। इसके पहले 1951, 52, 57, 62 और 67 इन पंचवर्षीय चुनाव में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव हुए थे। अब है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग क्या है? किशोर चंद्र छगनलाल राठौर मामले में एक न्यू वाद है, 2024 में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि परिसीमन आयोग के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर, है ना, उसे आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। यानी कि अगर परिसीमन आयोग का आदेश मनमाना है और संवैधानिक मूल्य के अनुरूप नहीं है तो हम उसे जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो देखते हैं परिसीमन क्या है। तो यह लोकसभा और विधानसभाओं के लिए प्रत्येक राज्य में सीट की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमाएं तय करने की प्रक्रिया है। यानी कि किस निर्वाचन क्षेत्र का कहाँ तक अधिकार होगा और कितनी उस राज्य में उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार कितनी सीटों की संख्या होगी, यह निर्धारित करने का अधिकार परिसीमन आयोग को होता है। परिसीमन का कार्य जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन का कार्य ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से किया जाता है जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करे। तो परिसीमन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। तो अब तक 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, 52, 63, 73 और 2002 में। तो पूछता है कई बार कि कितने कब गठन किया गया है, तो 4 बार, 52, 63, 73, 2002।
परिसीमन आयोग को जो शक्तियां प्राप्त होती है वह संसद कानून बना के प्रदान करती, इसलिए परिसीमन आयोग जो है एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि यह कानून से शक्ति प्राप्त करता है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं और इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और जब परिसीमन आयोग जब अपना संस्तुति पेश करता है, रिपोर्ट पेश करता है, तो उसे लोकसभा और राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाता है और उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन का अनुमति नहीं होता है, यानी कि उसका निर्णय अंतिम होता है। अब परिसीमन आयोग की संरचना देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवारत यानी कि वर्तमान में या कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं। साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा मनोनीत कोई अन्य चुनाव आयुक्त इसके सदस्य होते हैं। साथ में जिस राज्य में परिसीमन की प्रक्रिया होनी है उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग है ना, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, इसके सदस्य होते हैं। अब अगला टॉपिक है वीवीपैट और ईवीएम के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला कि ईवीएम में जो वोट डाला जाता है उसका हम वीवीपैट पर्ची के साथ 100% क्रॉस सत्यापन कराने की जो मांग है उसको हम खारिज करते हैं। ईवीएम वीवीपैट क्या है? ईवीएम एक पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इसे सुविधा होती है। माइक्रो कंट्रोलर है, आधारित उपकरण है, यानी छोटे स्तर पर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है। इसे चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब ईवीएम बनाता कौन है? ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसे बनाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है यह रक्षा मंत्रालय डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और ECIL परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आता है। सबसे पहले वीवीपैट का प्रयोग जो है 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव जो था उसमें ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। और 2019 के लोकसभा चुनाव में, यानी कि लोकसभा के स्तर पर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वीवीपैट को पहली बार पूरी तरह से उपयोग में लाया गया था। ईवीएम के बारे में देखें तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि 1982 में केरल विधानसभा के जो उपचुनाव थे उसमें ईवीएम का सबसे पहला बार इस्तेमाल किया गया था। और ईवीएम का इस्तेमाल उपयोग करने की अनुमति देने के लिए हमें सबसे पहले RPA एक्ट 1951 में संशोधन करना पड़ा। फिर पूछ सकता है कि किस केस के तहत वीवीपैट के इस्तेमाल को अनिवार्य कंपलसरी बना दिया गया? तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग केस 2013, इसके तहत जो है ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करना अनिवार्य बना दिया गया। वहीं 2019 में क्या हुआ कि N चंद्रबाबू नायडू बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा या असेंबली सेगमेंट में 5 ईवीएम को हम चयनित करेंगे यादृच्छिक रूप से और उसका वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। यानी कि 5 ईवीएम का हम वीवीपैट के हर एक मतों से हम सत्यापन सुनिश्चित करेंगे। ईवीएम में क्या होता है? ईवीएम के 3 यूनिट होते हैं, एक बैलेटिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा वीवीपैट। बैलेटिंग यूनिट में हम लोग जो वोट डालने के लिए जो बटन दबाते हैं वो होता है। बैलेटिंग यूनिट में क्या होता है? एक कीबोर्ड में 16 प्रत्याशी आ सकते हैं, यानी कि 16 बटन होता है। अगर 16 से ज़्यादा प्रत्याशी हैं तो हमें 2 बैलेटिंग यूनिट का प्रयोग करना होगा। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है वो मास्टर यूनिट की जिसे कहते हैं और यह वहाँ के पीठासीन अधिकारियों के पास बाहर में, मतदान कक्ष के बाहर में उनके पास होता है। वीवीपैट क्या है? वीवीपैट ईवीएम का ही एक घटक है। यह मशीन सत्यापित करती है कि मतदाता का वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उसने वोट दिया है। यानी कि 7 सेकंड के लिए जो पर्ची दिखती है उसमें निशान, चुनाव चिन्ह का निशान, ये सब उसमें दिखता है वीवीपैट में। वीवीपैट ईवीएम के लाभ क्या हैं? तो यह बैटरी पे चलता है और बाहर से पावर सप्लाई की आवश्यकता होती नहीं। अवैध मत की संभावना नहीं। यह प्रति मिनट 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता है। कौन? ईवीएम 4 से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता है। यानी कि 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और 4 से अधिक वोट नहीं, यानी कि एक वोट पड़ने के 15 सेकंड बाद ही आप वोट दे सकते हैं। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदान की कोई संभावना नहीं रहती। यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है, पीठासीन अधिकारी, अगर वह कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबा देगा तो मतदान फिर नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। और ईवीएम की गलत तरीके से प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना नहीं होती है। तो ये इसके लाभ हैं। अब देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता MCC, जो कि अभी चुनाव के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ईवीएम क्या है? MCC क्या है? MCC की उत्पत्ति सबसे पहले 1960 में केरल के राज्य विधानसभा चुनाव में की गई थी।
मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये है कि इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ गाइडलाइंस निर्धारित करती है। वह गाइडलाइंस का एक सेट होता है, संहिता होता है, ताकि उससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और राजनीतिक दल जो हैं और उम्मीदवार उनके आचरण को कंट्रोल किया जा सके। एमसीसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो जारी किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनुच्छेद 324 से ऐसा अधिकार प्राप्त करता है कि वह ऐसे संहिताओं को जारी करे, क्योंकि अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 3 चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है: चुनावों के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण। और इन्हीं तीनों चीज़ों के आधार पर चुनाव का संचालन करने के लिए वह आदर्श आचार संहिता को जारी करता है। अनुच्छेद 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 चीज़ों का चुनाव कराता है: संसद का, राज्य विधानमंडल का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। तो संसद में कौन आ जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। पंचायतों का चुनाव, ध्यान रखना है कि पंचायतों का चुनाव अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। संविधान में एमसीसी के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। संविधान में एमसीसी का कोई अनुच्छेद नहीं है। एमसीसी किस पे लागू होता है? तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनके उम्मीदवारों पे, पोलिंग एजेंट्स पे, सत्तारूढ़ सरकार पे और सभी सरकारी कर्मचारियों पर यह लागू होता है। एमसीसी के तहत जो गतिविधियां प्रतिबंध हो जाती है वो क्या है? तो ऐसी कोई नीति, परियोजना, प्रोजेक्ट्स या प्लानिंग कोई घोषित नहीं किया जा सकता है जो मतदाताओं के बिहेवियर को प्रभावित करता हो। सरकारी कोष से धन का उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक। तदर्थ मतलब अस्थायी, किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करने पर प्रतिबंध। चुनाव प्रचार के लिए परिवहन, मशीनरी जैसे सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। ऐसा नहीं कि सत्ताधारी सरकार है तो सरकारी संसाधनों का प्रयोग एमसीसी के दौरान करेगा, वो प्रतिबंधित है। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान या भुगतान नहीं कर सकते हैं। ये प्रतिबंधित गतिविधियाँ होती है। एमसीसी कब से कब लागू होता है? तो चुनाव कार्यक्रम की जिस दिन घोषणा होती है उससे लेके परिणाम घोषित होने की तिथि तक एमसीसी लागू होता है। लेकिन एमसीसी सिर्फ जो है चुनाव आयोग द्वारा घोषणा की जाती है, इसका कोई कानूनी अधिकार है ना, कानूनी आधार यानी कोई लीगल बेसिस का नहीं है। हाँ, इसका उल्लंघन करेंगे तो कुछ दंडात्मक उपाय किए गए हैं बट उसकी कमी है। अब है लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा में चुनाव किस आधार पर होता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत हम लोग इसका चुनाव करते हैं। इसमें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का क्या है, निर्धारण किया जाता है और उससे जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करते हैं उम्मीदवार, उन्हें विजयी घोषित किया जाता है। तो लोकसभा का प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। और उनका कार्यकाल कब होता है? निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो चुने गए हैं, उनकी पहली बैठक की तारीख से सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद लोकसभा स्वतः भंग हो जाएगा। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार प्राप्त है और उसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है उसके दौरान संसद के कानून द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसे 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके बाद चुनाव कराना अपरिहार्य होता है। भाग 15 संविधान का जो है उसमें अनुच्छेद 324 से 329 वह चुनाव के संबंध में प्रावधान से संबंधित है। अब है होम वोटिंग। होम वोटिंग की न्यू अवधारणा आई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के आम चुनावों में पहली बार होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। क्योंकि आयोग का अब एक थीम है, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे।
होम वोटिंग सुविधा क्या है? इस सुविधा के अंतर्गत मतदान कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा, यानी कि घर से ही वोटिंग करवाया जाएगा। इस दौरान मतदान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन होम वोटिंग की सुविधा कुछ ही लोगों को प्राप्त है। उनके लाभार्थी कौन है? पहला, 40% से अधिक अगर बेंचमार्क वाले कोई दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाले दिव्यांग व्यक्ति हैं तो उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ में 85 वर्ष से अधिक आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाएगी। तो ये है होम वोटिंग। वहीं डाक मतपत्र क्या है? पोस्ट बैलेट सिस्टम। यह क्या है? डाक द्वारा मत भेजने की अनुमति देता है, यानी कि आप इंडिया पोस्ट के माध्यम से अपना मत भेज सकते हैं। लेकिन इसके तहत आम नागरिक लाभार्थी नहीं बनेंगे। कौन कौन लाभार्थी हैं, कौन कौन पात्र हैं इसके? तो कोई स्पेशल मतदाता या सर्विस वोटर्स या इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात मतदाता जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अधीन हैं, वो ये चारों लोग डाक मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग क्या है? कहीं एक शब्द में पूछ दे कि प्रॉक्सी वोटिंग से तात्पर्य है, तो इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार अपने प्रॉक्सी यानी कि किसी प्रतिनिधि को, अन्य को स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है। यह सुविधा केवल सर्विस वोटर्स के लिए उपलब्ध है। सर्विस वोटर्स मतलब जैसे कोई बॉर्डर पे सैनिक है या अन्य जगह पे कोई कार्य कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, तो वो सर्विस वोटर्स में आते हैं। तो हो सकता है वो किसी अन्य को नामांकित कर देंगे कि हाँ हमारे बदले ये वोट करेंगे, तो यह एक प्रॉक्सी वोटिंग से, ठीक है। सर्विस वोटर्स कौन कौन है तो देख लीजिए। सशस्त्र बलों के सदस्य, वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत है। किसी राज्य की पुलिस की ऐसा सदस्य जो उस राज्य से बाहर सेवा दे रहा है। उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू है, ये सर्विस वोटर्स होते हैं, ठीक है। अब है आंतरिक आपातकाल। क्योंकि आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए, 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी और 25 जून को इसका 50 वर्ष पूरा हो गया। तो अब तो आंतरिक आपातकाल क्या है देखते हैं। आपातकाल क्या है? भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। बर्खास्त नहीं किया जाता है, निलंबित किया जाता है। निलंबन का अर्थ होता है सुसुप्त होना, यानी कि उसे ठंडे बस्ते में डाल देना। जब आपातकाल समाप्त होगा तो स्वतः मौलिक अधिकार लागू हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है, ऐसा प्रावधान जर्मनी के जो वाइमर संविधान है उससे लिया गया है। भारत के संविधान में आपातकाल से बृहत संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 352 से 360 यानी कि भाग 18 में। इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे, यानी कि आपातकाल हम क्यों लगाते हैं, इसके पीछे हम उद्देश्य दे सकते हैं कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की रक्षा करने के उद्देश्य से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपातकाल 3 तरह के: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। क्लास में इसकी चर्चा हो चुकी है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 या तो युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो, तो यह बाह्य आपातकाल कहलाता है। आंतरिक आपातकाल अब जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है लगता है, जिसे हम लोग 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत चेंज कर दिए, यानी कि अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आंतरिक आपातकाल की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, ध्यान देना है, प्रशासनिक तंत्र विफल होने पे नहीं लागू होगा। जब तक संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तब हम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाएंगे। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, वित्तीय स्थिरता का जो वित्तीय संप्रभुता को खतरा हो जाए तो या आसन्न खतरा हो तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लागू किया जाता है। आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया और ये पॉलिटी का अंग है, तो ये देख लेना होगा। अब है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल क्या है? तो दल बदल में क्या है कि कोई किसी पार्टी पे चुनाव जीता और बाद में किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गया, तो दल बदल विरोधी कानून के तहत ऐसा करने पे प्रतिबंध लगाया गया और उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। तो दल बदल विरोधी कानून में उन विधि निर्माताओं को अयोग्य ठहराने का प्रावधान किया गया है जो अपने राजनीतिक दल की टिकट पर निर्वाचित होने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी की टिकट पे जीता है, अगर पार्टी ने उसे बर्खास्त कर दिया
तो वह सदस्य बने रह सकता है, लेकिन अगर वो उसने त्यागपत्र दे दिया तो वह विधायक या सांसद नहीं रह पाएगा। इस दल बदल विरोधी कानून को 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है ये संशोधन अधिनियम। दल बदल से संबंधित जो अयोग्यता के संबंध में जो डिसीजन है वह सदन का पीठासीन अधिकारी करेगा। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष में लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष। तो निम्नलिखित आधार पर सदस्यता आपकी समाप्त हो सकती है यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता छोड़ देता है। जिस पार्टी से आप चुनाव जीते हैं उस पार्टी की सदस्यता छोड़ देंगे, आपका जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगा। अगर आप सदन में अपने राजनीतिक दल द्वारा कोई निर्देश दिया गया और निर्देश के विपरीत आपने काम किया, या दल की पूर्व अनुमति के बिना ही आपने मतदान कर दिया या अगेंस्ट में मतदान कर दिया, या मतदान से आप उपस्थित रहते हैं और इस मामले में 15 दिनों के भीतर आपको पार्टी माफ़ नहीं करती है, तो आप दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य हो जाएंगे। और यदि कोई निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद, निर्दलीय आप जीते और चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो वह आप अयोग्य हो जाएंगे। लेकिन मनोनीत सदस्यों के संबंध में एक अपवाद है। यदि मनोनीत सदस्य, जैसे राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, विधानसभा में 1/6 सदस्यों को, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यदि मनोनीत सदस्य सीट ग्रहण करने की तारीख से 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तब अयोग्य घोषित नहीं होंगे। लेकिन 6 महीने की समाप्ति के बाद अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो वह अयोग्य घोषित होगा। एक अपवाद और है कि यदि दल बदल कानून किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में विलय करने की अनुमति देता है। विलय का अर्थ ये है कि कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो। जैसे अगर कोई पार्टी के 6 विधायक हैं और 6 विधायक का 2/3 यानी कि 4 विधायक किसी अन्य पार्टी में जाकर मिल जाते हैं, तब उन्हें इन चारों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि उस पार्टी का अन्य पार्टी में विलय हो गया। साथ ही यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के रूप में चुन लिया जाता है तो वह अपने दल से अगर जो इस्तीफा दे भी देगा तो उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा और बाद में वह उस दल में शामिल हो सकता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि दल बदल कानून के तहत अगर आप अयोग्य घोषित होते हैं तो कितने दिनों के अंदर सभापति आप पे फैसला देंगे या नहीं देंगे, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। 10वीं अनुसूची में जो सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है वह है किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू 1992। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर दल बदल विरोधी कानून के तहत अध्यक्ष निर्णय देते हैं तो उनके निर्णयों की समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। किहोतो होलोहन। अब है संसदीय समितियाँ। संसदीय समितियाँ क्या है? तो ऐसी समिति जो सदन द्वारा नियुक्त हो या निर्वाचित हो, अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और जो अध्यक्ष के गाइडेंस में कार्य करती है संसद के अंदर, वह संसदीय समितियां हैं। और ये समितियां जिस काम के लिए अपना रिपोर्ट पेश करती हैं वह रिपोर्ट जो है अपने सदन में या अध्यक्ष को पेश करेंगी। और इन समितियों को सचिवालय की सहायता, सचिवालय संबंधी सहायता लोकसभा सचिवालय द्वारा दी जाती है। संसदीय समिति का इतिहास जो है देखें तो वह ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, यानी कि ब्रिटेन में यह पद्धति थी। संसदीय समितियां अपना अधिकार जो है अनुच्छेद 105 और 118 से प्राप्त करती हैं। 105 में क्या है? 105 में विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार किनको प्राप्त है? संसद को, संसदीय समितियों को, संसद के सदस्यों को और साथ में महान्यायवादी को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 118 कहता है कि संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। कौन? अनुच्छेद 118। यानी संसद अपनी प्रक्रिया या कार्य संचालन, तो इसके लिए वो अपने काम को सुलभ बनाने के लिए संसदीय समितियों का गठन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संसदीय समितियां 2 तरह की होती हैं, एक तदर्थ समिति, एक अस्थायी समिति। तदर्थ समिति क्या है? तदर्थ का अर्थ है अस्थायी और विशेष प्रयोजन के लिए गठित समिति, यानी कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित समिति तदर्थ समिति होती है। और यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेगी, रिपोर्ट सौंप देगी तो यह समिति समाप्त हो जाती है। जैसे
रेलवे कन्वेंशन समिति, हो सकता है रेलवे पे इसने कुछ रिपोर्ट दिया होगा और फिर काम समाप्त करके यह विघटित हो गई। अस्थायी समितियां क्या है? यह अस्थायी और नियमित होती है और समय समय पर इनका गठन किया जाता है वार्षिक तौर पे, वार्षिक स्तर पर। जैसे वित्तीय समितियां, विभाग से संबंधित अस्थायी समितियां और अधीनस्थ विधायन समिति। वित्तीय समिति 3 होती है, जैसे कौन कौन? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और एक होता है आपका 1964 में उसका गठन किया गया था, लोक उपक्रम से संबंधित समिति। तो प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम से संबंधित समिति। अब है कुछ समितियों के बारे में देख लेते हैं। लोक लेखा समिति क्या है? 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, उसके आलोक में 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनी होती है। प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन समिति 1950 में गठित किया गया। इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं सिर्फ, यह ध्यान रखना है, और मंत्री इन दोनों समितियों में नहीं शामिल होंगे। प्राक्कलन क्या करता है? प्राक्कलन का अर्थ होता है आकलन करना, यानी कि यह देखना कि किसी योजना के लिए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है नहीं। फिर है कैबिनेट समिति। कैबिनेट समिति जो है, केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट समितियों का गठन किया है। 8 में से नई 2 कैबिनेट समिति है, वह एक निवेश पे संबंधित है, निवेश और रोजगार पे संबंधित है। कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय समिति, ये समितियां संविधानेतर प्रकृति की होती हैं, यानी कि संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। तो संविधान में जब प्रावधान नहीं है तो कैबिनेट समितियां, मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में प्रावधान है कहाँ? तो भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के तहत इसका गठन किया जाता है। जैसे राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति, नियुक्ति समिति, इन सभी समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। लेकिन एक समिति ऐसी है जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है, वह है संसदीय मामलों की समिति। संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सबसे इसमें महत्वपूर्ण समिति जो है वह है राजनीतिक मामलों की समिति, जो मोस्ट पावर्ड है। इसमें अधिकतर कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं मूल तौर पे। अब है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव या वरीय अधिकारियों या वरिष्ठ सचिव की नियुक्ति को मंजूरी कौन देता है? तो एक समिति है, केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति। कैबिनेट सचिव होते क्या हैं? तो इनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा वरिष्ठता सह योग्यता, यानी कि योग्यता भी होनी चाहिए और वरिष्ठता दोनों होनी चाहिए, सीनियरिटी भी होनी चाहिए। वह भारत सरकार कार्य का आवंटन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य का संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि ये कैबिनेट सचिव जो होते हैं, इस अधिनियम के तहत प्रदत्त कार्यों व प्रदत्त उद्देश्यों के लिए कार्य करते हैं। कैबिनेट सचिव क्या करते हैं? केंद्रीय मंत्रालय के बीच बॉन्ड बनाते हैं, समन्वय सुनिश्चित करते हैं, मंत्रालय और विभाग के बीच जो मतभेद है उसको दूर करते हैं। साथ में कैबिनेट सचिव जो होते हैं वह सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभाग जो हैं उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। हाँ, भले ही वो केंद्र सरकार के जो सचिव हैं उसके बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। संसद में राष्ट्रपति का भाषण। राष्ट्रपति जो हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, लेकिन किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 86(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। हालांकि संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रावधान के तहत अभिभाषण नहीं किया है। संविधान का अनुच्छेद 87 में ऐसे 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। ये 2 अवसर कौन है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र जो होगा उसमें, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में। इन 2 अवसरों पे वह राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। ठीक है। आप जानते हैं कि भारत में नागरिकता संबंधित अधिनियम कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। और नागरिकता अधिनियम 1955 जो है संविधान में
नागरिकता के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है, सिर्फ उसमें यह दिया हुआ है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद द्वारा बनाए जाएंगे। तो नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, इसमें 5 तरीके से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। कौन कौन? जन्म से नागरिकता, वंश के आधार पर नागरिकता, देशीयकरण के आधार पर नागरिकता, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता, और किसी राज्य क्षेत्र का जो भारत में भाग बन जाता है या विलय हो जाता है तो उसके आधार पर नागरिकता। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की विदेशी विषयक अधिकरण फॉरेनर ट्रिब्यूनल गठन करने का अधिकार जो है वह डीएम को दिया गया है, यानी कि उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डीएम करते हैं। विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विधेयक अधिकरण के तहत इन्हें स्थापित किया जाता है और इन्हें डीएम द्वारा अध्यक्षता इसकी की जाती है। अब देख लेते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है। इस संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि जो अवैध प्रवासी निम्नलिखित 4 शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। तो उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। कौन कौन? इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? तो अगर वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई धर्म से संबंधित हों, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा अगर ये 6 धर्म से संबंधित हैं तो। साथ में वे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हों और उन्होंने 31 दिसंबर 2014 यह कट ऑफ डेट है, इसे याद रखना महत्वपूर्ण है, या तो इस तारीख या इस तारीख से पहले भारत में प्रवेश किया हो। साथ ही वे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं। कौन कौन? एम, टीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कुछ आदिवासी क्षेत्रों या इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट कहाँ पे है? म्यांमार से सटे देशों के साथ जो जिन राज्यों की सीमा लगती, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन क्षेत्रों में वो नहीं आते हों, तो इन्हें जो है अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और उन्हें, ऐसे प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है जिन्हें देशीयकरण के तहत नागरिकता लेने की अवधि 11 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। यूसीसी बहुत चर्चा में रहा है तो हो सकता है पूछ ले। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। यूसीसी क्या है? यूसीसी का आशय पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू करने से है। यह समान कानून सभी धार्मिक समुदायों को जो उनके पर्सनल जो चीज़ें जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान रूप से लागू होगा। इसका आधार क्या है कि संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी है उसके तहत अनुच्छेद 44 में यूसीसी का प्रावधान किया गया है और इसके तहत एक समान कानूनी ढांचे का निर्माण करने का प्रावधान है। जैसे भारत में जो पर्सनल लॉ हैं, व्यक्तिगत कानून हैं, वो विशेष रूप से धर्मों के आधार पर हैं और अलग अलग, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, यह कानून हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध समुदाय पर लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ, यह मुस्लिम समुदाय पर लागू होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, यह ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय पर लागू होता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पहले से ही सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह यूसीसी से अलग है और पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में मौजूद है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में क्लास में बताया गया है। शत्रु संपत्ति, तो शत्रु संपत्ति में क्या है कि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 एक एक्ट है में शत्रु को ऐसे देश और उसके नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने, अर्थात पाकिस्तान और चीन अभी हमारे शत्रु देश हैं, जिसने भारत पर आक्रमण किया हो। किसी शत्रु व्यक्ति या शत्रु कंपनी की संपत्ति या उसकी ओर से धारित या प्रबंधित संपत्ति को शत्रु संपत्ति कहते हैं।
इस अधिनियम में 2017 के संशोधन द्वारा शत्रु की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब शत्रु का परिभाषा का विस्तार करके क्या हो गया है कि शत्रु का कानूनी उत्तराधिकारी, चाहे वह भारत का नागरिक हो या न हो, या किसी ऐसे देश का नागरिक हो जो शत्रु देश न हो, कोई भी शत्रु जिसने भले ही अपनी राष्ट्रीयता बदल ली हो, यानी कि अगर राष्ट्रीयता बदल भी लेता है तब भी वह शत्रु के रूप में गिना जाएगा। 1968 का अधिनियम भारत के शत्रु संपत्ति कस्टोडियन, यानी कि शत्रु संपत्ति की अभिरक्षा कौन करेगा, तो गृह मंत्रालय उसका मेन जिम्मेदार होता है कि गृह मंत्रालय एक कस्टोडियन के रूप में कार्य करता है। अब है वित्त आयोग का, थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है तो देख लेते हैं। वित्त आयोग में क्या है? वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग ने क्या किया है कि जो राज्यों को वित्त हस्तांतरण करता है तो केंद्र सरकार के वित्त में 41% का हस्तांतरण राज्यों को किया जाएगा, प्लस 1% जो है वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए निर्धारित किया था। वित्त आयोग यानी कि 15वां वित्त आयोग जिस फॉर्मूले के आधार पर राज्यों को वित्त आवंटित करता है उसका 5 आधार है। कौन कौन है? कौन कौन? एक, पहला आय अंतराल यानी कि 45%, दूसरा क्षेत्रफल 15%, जनसंख्या 2011 के आधार पर 15%, जनसांख्यिकी प्रदर्शन यानी कि आपने अगर जनसंख्या नियंत्रण लागू किया है और आपने उसमें अच्छा लक्ष्य प्राप्त किया है तो उसके आधार पर 12.5%, वन और पारिस्थितिकी 10%, और टैक्स कलेक्शन और फिस्कल क्षेत्र में अच्छा प्रयास किया है तो उसके लिए 2.5%। तो इन 6 आधारों पे भारांश वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है और उस आधार पे राज्यों को वित्त दिया जाता है। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है? बिहार हमेशा कहता है कि हमें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो गौरतलब है कि स्पेशल कैटेगरी जो है स्टेटस क्या है? स्टेट का केंद्र सरकार द्वारा राज्यों हेतु किए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। केंद्र सरकार द्वारा यह वर्गीकरण किया गया है। यह दर्जा उन राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करें। 3, एक भौगोलिक पिछड़ापन हो, सामाजिक पिछड़ापन हो और आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो। SCS की शुरुआत 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई थी, यानी कि विशेष श्रेणी के दर्जे की शुरुआत जो है 5वें वित्त आयोग 1969। सबसे पहले जम्मू कश्मीर यानी कि विशेष श्रेणी के दर्जे के तहत सबसे पहले लाभ किसको मिला? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, अभी वर्तमान में 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के तहत जो राज्यों को धन का आवंटन किया जाता है वह गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले पे किया जाता है। गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला और ये गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला जो है भारत का चौथा जो 5 ईयर प्लान था गाडगिल फॉर्मूले पे ही आधारित था। हालांकि संविधान में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कोई वर्गीकरण नहीं है। हाँ, कुछ प्रावधान हैं राज्यों के लिए, विशेष प्रावधान जैसे नागालैंड, महाराष्ट्र के विदर्भ इत्यादि चीज़ों के लिए है, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के रूप में कोई वर्गीकरण नहीं है। 14वां वित्त आयोग ने सिफारिश किया है कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस किसी राज्य को तभी दिया जाता है, उनके लिए कुछ मानदंड है। वो मानदंड क्या है? पहाड़ी और दुर्गम इलाका हो, कम जनसंख्या घनत्व हो या जनजातीय आबादी वहाँ पे हो, ट्राइबल एरिया हो, ट्राइबल पॉपुलेशन हो, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति हो, यानी कि या तो पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती हो तो फिर वहाँ पे सुरक्षाजनक कारणों से दिया जा सकता है, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन हो और राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति हो, यानी कि वह व्यवहार्य में न हो, तो इस कारणों से मानदंड के आधार पर दिया जा सकता है। लेकिन बिहार को क्या दिया गया? स्पेशल पैकेज। स्पेशल पैकेज में क्या है
कि भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का जो कोई राज्य सामना कर रहा है तो उनको एक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, अतिरिक्त वित्तीय सहायता। और ये स्पेशल पैकेज जो है पूरी तरह से विवेकाधीन होते हैं, यानी कि ये विवेक के आधार पर देते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। विवेक अच्छा रहा तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है। 282 विवेकाधीन अनुदान के बारे में बताता है कि यह केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी विधायी क्षमता के भीतर न हो। अब है छठी अनुसूची। लद्दाख के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा कि उन्हें भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची बारदोलई समिति की सिफारिश पे परिणाम स्वरूप संविधान में शामिल की गई। तो बारदोलई समिति का संबंध किससे है? तो छठी अनुसूची के शामिल करने से। अगर छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल हो जाते हैं तो वहाँ के राज्यपाल वहाँ के राज्यों के लिए स्वायत्त जिला परिषद है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना करते हैं और ARC को गठित करने का अधिकार उनके पास होता है। ADC में क्या होता है कि ADC में 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्यों में से 26 का निर्वाचन होता है और 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो अभी जो है ADC किन किन राज्यों में है? तो छठी अनुसूची 4 राज्यों में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, और उनमें 10 स्वायत्त परिषद जो है अभी कार्य कर रही है। ये जो ADC और ARC हैं ये वन प्रबंधन यानी कि उस क्षेत्र के जो वन का प्रबंधन है, कृषि, विरासत, विवाह, वहाँ के सामाजिक रीति रिवाज पे उनको कानून बनाने की शक्ति होती है। साथ में वह भू राजस्व एकत्र करने, कर लगाने, व्यापार को विनियमित करने, खनिज निष्कर्षण से रॉयल्टी एकत्रित करने में भी उनकी भागीदारी होती है। 5वीं अनुसूची और छठी अनुसूची पे थोड़ा सा अंतर देख ले। 5वीं अनुसूची जो है यह भारत के किसी भी राज्य के कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है और वर्तमान में यह 10 राज्यों पर लागू है। छठी अनुसूची भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है, वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 5वीं अनुसूची में जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र होती हैं वहाँ पे जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना की जाती है, जबकि छठी अनुसूची में जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र वहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद और स्वायत्त प्रादेशिक परिषद की स्थापना की जाती है। इन राज्यों में 5वीं अनुसूची के राज्यों में विधानसभा का गठन होने के कारण ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास सीमित शक्तियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पे छठी अनुसूची में जो परिषद होते हैं उनको कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों सहित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है और ये शक्तियाँ उन्हें संविधान से प्राप्त है। 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों पर पेशा एक्ट यानी कि पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया यानी कि जनजातीय क्षेत्र में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए जो DS भूरिया कमेटी बनी थी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, उसके आधार पर पेशा लागू हुआ था, वह 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में लागू है, जबकि वह छठी अनुसूची क्षेत्रों में लागू नहीं है। अब है लोक अदालत। लोक अदालत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत जो है वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है, ADR है। लोक अदालत का गठन जो है एक अधिनियम के तहत किया जाता है जिसका नाम है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, और किसी अधिनियम के तहत किसी संस्था का गठन किया जाए तो उसे सांविधिक दर्जा प्रदत्त होता है। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और सार्वजनिक हित वाले सेवाओं के लिए परमानेंट लोक अदालत यानी कि अस्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई। लोक अदालत जो है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जिस मामले में आपको पेश होना है उस मामले में आप न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं और दंड का अनुपात अपराध के अनुपात में होगा।
लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बाध्य नहीं है। यानी कि लोक अदालत सुलह पे, समाधान पे केंद्रित होती है, न कि जटिल प्रक्रियाओं पे। ठीक है, न कि जटिल प्रक्रियाओं पे। साथ में लोक अदालत को सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्ति प्राप्त है, और जिस किसी भी संस्था को सिविल कोर्ट के तहत शक्ति प्राप्त होती है वह गवाही ले सकता है, साक्ष्य को मंगवा सकता है, पेश होने के लिए बुलावा दे सकता है। लोक अदालत की विशेषता सबसे बड़ी यही है कि इसके निर्णय सभी पक्षों पे बाध्यकारी होते हैं। साथ में लोक अदालत के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है, इवन कि सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन लोक अदालत जो है वैवाहिक विवाद, अभी लोक अदालतों का गठन किया जाता है बिजली बिल कम करने के लिए, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना का कोई बीमा संबंधी दावा, भूमि अधिग्रहण, इन सबों को लेकर के लोक अदालत का गठन किया जाता है, लोक अदालत का संचालन किया जाता है। पहली लोक अदालत 1982 में जूनागढ़ गुजरात में आयोजित की गई थी। तो ये है आपका। अब है अधिकरण। अधिकरण पे थोड़ा सा हम लोग बेसिक देखेंगे कि अधिकरण जो हैं वह क्वासी जुडिशियल बॉडी होते हैं। क्या होते हैं? न्यायिक नहीं, अर्ध न्यायिक होते हैं। अर्ध न्यायिक कहने का अर्थ है कि इनका उद्देश्य न्यायपालिका पर मुकदमों का भार कम करना है। इसके अलावा अधिकरणों में तकनीकी विषयों से जुड़े मामलों के लिए निपटान के लिए विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यानी कि इसमें कुछ लोग प्रशासन के होते हैं और कुछ न्याय क्षेत्र के लोग जो होते हैं। प्रशासन के लोग जैसे पर्यावरणीय अधिकरण जो है वह NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसमें कुछ पर्यावरणीय विशेषज्ञ शामिल होते हैं, और पर्यावरणीय विशेषज्ञ जब शामिल होंगे तो वह क्या है कि न्याय जो है विशेषज्ञता पूर्ण न्याय प्रदान करना उनका लक्ष्य होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B दोनों जोड़ा गया। 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की गई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, और 323B के तहत अन्य अधिकरणों का, अन्य अधिकरणों जैसे कर, टैक्स रिलेटेड या लेबर रिलेटेड, इन सबों से लेकर के जो अधिकरण स्थापित किए जाते हैं वो अन्य ट्रिब्यूनल में आते हैं। तो प्रशासनिक अधिकरणों के तहत जो है कैट की स्थापना की गई, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। कैट का क्षेत्राधिकार यह है कि यह संघ के या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवा और अन्य पदों पर नियुक्ति, भर्ती एवं नियुक्त कर्मी की जो सेवा की शर्त के संबंध में कोई विवाद है, शिकायत है, तो उसका निपटान करता है। लेकिन इसमें एक और ये ध्यान रखना है कि एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रिब्यूनल यानी कि अधिकरण के खिलाफ हाई कोर्ट में पहले अपील करना होगा, और हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जाएगा, न कि आप ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। न्यायालय की अवमानना चर्चा में रहा है। न्यायालय की अवमानना संविधान में नहीं है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में जो परिभाषा है वो संविधान में नहीं है। न्यायालय की अवमानना के संबंध में आर्टिकल 129 जो है 129 और आर्टिकल 215 हाईकोर्ट के संबंध में वह दंडित करने की शक्ति देता है। लेकिन न्यायालय की अवमानना को संविधान में नहीं परिभाषित किया गया। न्यायालय की अवमानना को परिभाषित जो किया गया, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के तहत यह परिभाषित है। संविधान का अनुच्छेद 129 और 215 सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट के लिए दंडित करने की शक्ति देते हैं। अवमानना दो तरीके के होते हैं, एक सिविल अवमानना, एक आपराधिक। एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल क्या है? अगर कोई न्यायालय का जो डिसीजन है, निर्णय है, डिक्री है, निर्देश है, आदेश है, रीट या कोई प्रक्रिया है, उसकी आप जानबूझकर अवज्ञा करते हैं यानी कि अवहेलना करते हैं, या न्यायालय द्वारा कोई वचन दिया गया उसका जानबूझकर उल्लंघन करते हैं, तो वह सिविल अवमानना होगा। लेकिन आपराधिक अवमानना का तहत ये है कि आप किसी ऐसे मामले का प्रकाशन करते हैं जिससे न्यायालय की बदनामी होती है, न्यायालय के प्राधिकार को आप कम करते हैं, न्यायिक कार्यवाही के समुचित क्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, हस्तक्षेप करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये सभी आपराधिक अवमानना में आएगा।
जीरो एफआईआर बहुत चर्चा में रहा है। जीरो एफआईआर एक प्रकार की एफआईआर है। एफआईआर का होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसे किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जहां अपराध हुआ है उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया जाए। यानी कि आप देश के विभिन्न थानों में आप, हो सकता है दिल्ली में क्राइम आपके साथ हुआ है तो आप बिहार के थाने में इसका रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। एक बार जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो इसे आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके तहत आरंभ में नियमित एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता है। हालांकि जब मामला अधिकार क्षेत्र वाले पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तब वहां नई एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर नंबर दिया जाता है। जीरो एफआईआर का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 531(1) के तहत किया गया है। इसे 2012 के निर्भया केस के बाद स्थापित जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर शामिल किया गया है। यह है जीरो एफआईआर कि अगर आपके साथ दिल्ली में कोई घटना घटती है तो आप बिहार में हैं तो बिहार में आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन जब आप बिहार के थानों में एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो आपको यहाँ परमानेंट एफआईआर नंबर नहीं देके तात्कालिक रूप से कोई एफआईआर नंबर देगा और फिर उसे ट्रांसफ़र दिल्ली के थानों में कर दिया जाता है जहां घटना हुई है। फिर दिल्ली का थाना आपको एक परमानेंट एफआईआर प्रदान करेगा। इससे ईज ऑफ लॉ यानी कि न्यायिक प्रक्रिया में या अपराध की कमी में ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा जा सकता है। देश के 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए? तो 1 जुलाई 2024 से। सबसे पहला फैक्ट ये है। कौन कौन से कानून हैं? भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के पहले भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860 लागू था। अब जो है भारतीय दंड संहिता के जगह भारतीय न्याय संहिता। और बदलाव क्या आया है? दंड के जगह न्याय को स्थान दिया गया है। यानी कि अब जो नया भारत है, न्यू इंडिया है, इसमें दंड के जगह लोगों को न्याय प्रदान करने पर बल दिया जाएगा, न कि दंडित करने पे। क्योंकि दंड देना क्या है? एक तरह से औपनिवेशिक मानसिकता का द्योतक है और न्याय प्रदान करना लोकतंत्र का द्योतक है। तो अब हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इसलिए जो है न्याय की ज़रूरत है, न कि दंड की। तो भारतीय न्याय संहिता में क्या प्रावधान है देख लेते हैं। अगर छोटा मोटा अपराध है तो उसके लिए दंड के रूप में पहला बार अगर जो छोटा मोटा अपराध है तो आप कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, सामुदायिक सेवा। 16 से 18 वर्ष तक की आयु की महिला से सामूहिक बलात्कार के कृत्य को नाबालिग के साथ बलात्कार माना जाएगा। और नाबालिग के साथ बलात्कार एक जघन्य अपराध होता है और उसमें बहुत कड़े कानून की व्यवस्था है। इस संहिता में राजद्रोह से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया क्योंकि आईपीसी 1860 के 124A सेक्शन में राजद्रोह का प्रावधान था। अब राजद्रोह के बजाय इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, अलगाववादी गतिविधियां, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करना, अगर ये सब है तो आपको दंड दिया जाएगा। अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित भावना को जो प्रोत्साहित करते हैं या भारत की समृद्धता, एकता और अखंडता को खतरे में डालते हैं तब आप पे दंड लगेगा। यह संहिता संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है, जिसमें निरंतर गैर कानूनी गतिविधि जैसे अपहरण को संगठित अपराध माना गया है, जबरन वसूली को संगठित अपराध माना गया है और साइबर क्राइम को, जो कि अब डिजिटल युग में एक बहुत बड़ा क्राइम उभर के आया है, तो इस क्राइम को भी संगठित अपराध माना गया है। अगर आप नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा और व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर हत्या करने, गंभीर चोट पहुंचाने और उस समूह के सभी लोगों हत्या या गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो उस समूह के सभी लोग इस अपराध के दोषी माने जाएंगे और उन्हें सजा दी जाएगी। अगर आप हत्या करते हैं तो उसके सजा के रूप में आपको मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माना, और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में 7 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यह क्या है?
यह दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 है ना, 1973 को रिप्लेस करता है। CRPC में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराध प्रक्रिया का अर्थ होता है उसे दंड कैसे दिया जाएगा। 1973 में यह प्रावधान था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में था कि दंड की प्रक्रिया क्या है। अब उसके जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी कि अब नागरिकों की सुरक्षा हेतु प्रावधान किया गया है, जिनमें गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत संबंधी प्रावधान थे। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान क्या है? विचाराधीन कैदियों की हिरासत। अगर कोई पहली बार अपराध करता है व्यक्ति और उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि का 1/3 अवधि को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यदि किसी आरोपी ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि पहली बार अपराध किसी ने मर्डर किया है या वो किया है तो लागू हो जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता है। पहला, अगर मृत्युदंड व आजीवन कारावास संबंधी प्रावधान हो, ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित हो तो वैसे लोगों के लिए ये प्रावधान नहीं है। मेडिकल जांच में क्या है? मेडिकल जांच में इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच करने का अनुरोध कर सकता है। कौन? पुलिस अधिकारी। फॉरेंसिक जांच में क्या है कि यह सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है अगर उसमें कम से कम 7 वर्ष के कारावास का दंड का प्रावधान है। अगर 7 वर्ष से अधिक का है तो उसमें फॉरेंसिक जांच करना ही करना होगा। यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, उंगलियों की छाप, फिंगरप्रिंट, आवाज़ के नमूनों एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो अथवा नहीं किया गया हो। यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय सीमा निर्धारित करती है, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों की जांच की प्रगति के संबंध में यह समय सीमा का भी निर्धारण करता है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करता है। साक्ष्य में बहुत सारा बदलाव आ गया। आप जानते हैं डिजिटल युग है, हर चीज़ का वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो जो पिछले कानून में नहीं जुड़ा हुआ था अब जुड़ गया है। क्या है? साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता, यानी कि इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को स्वीकार किया जाता है। संयुक्त सुनवाई का प्रावधान है, ज्वाइंट ट्रायल का। इस कानून में यह बताया गया कि अगर कई लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और मान के चलिए कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उसमें से 3 लोग गिरफ्तार है, 2 गिरफ्तार नहीं है, तो अगर उनमें से एक आरोपी फरार हो गया है या गिरफ्तारी वारंट का जवाब नहीं देता है तो भी बाकी आरोपियों का संयुक्त मुकदमा चलाया जाएगा। संयुक्त सुनवाई क्या होती है कि इसमें यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। तो इस तरह से प्रथम खंड में PT 365 के राज्य व्यवस्था खंड को यहीं पर समाप्त करते हैं और सेकंड खंड के लिए इंतज़ार करें।